प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और तेलंगाना को देंगे विकास की सौगात। पीएम आज तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री आज बीकानेर में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीकानेर के पास नौरंग देसर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में मतदान शुरू होते ही राज्य भर से हिंसक झड़पों की खबर। पोलिंग बूथों में मतपत्र लूटने और आगजनी की घटनाएं, कई की मौत। 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया और उत्तर मैसेडोनिया की 4 दिवसीय यात्रा पर आज क्रोएशियाई विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित डब्रोवनिक फोरम में लेंगी भाग। खेल की खबरों में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन की जीत का सिलसिला जारी। दोनों खिलाड़ी आज खेलेंगे अपना अपना सेमीफाइनल मुकाबला। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और दोनों राज्यों को 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, तो बीकानेर में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर होंगे। राजस्थान यात्रा के दौरान बीकानेर की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 6 लेन वाले अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। राजस्थान में इसकी लंबाई 500 किलोमीटर की है। ये हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली गांव से जालौर जिले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है। इसका निर्माण लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। देश के सबसे बड़े नेता आते हैं तो तैयारी स्वतः ही हो जाती है और इस बात को लेकर लोगों में जोश भी है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कॉरिडोर की सौगात 25,000 करोड़ से ज्यादा की आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन और इस इलाके को बड़ी सौगात है। वहीं एक हरित ऊर्जा गलियारा जो कि 10,950 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। ये लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा। इसके अलावा बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले एक ESIC अस्पताल का भी लोकार्पण होगा। जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक के लिए, उसमें ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना भेद है। चाहे आप गैस चूल्हे की ले लो, चाहे आप मकान की ले लो, वो सब जाति बिरादरी को मिला है। मोदी जी का विकास का विजन है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो डिलीवर किया है देश के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो सैन्य के अंदर हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हो, हर जगह उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया जो कि संभव नहीं लगता था कि 5, 7, 10 साल में जो किया जा सकता है। शुरुआत बीकानेर रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास की भी होगी। प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। राजस्थान के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम संदेश भी दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, और आम जनता को विकास की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 5,550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। वे रेलवे की विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला भी रखेंगे। 500 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विकसित की जाने वाली इस आधुनिक विनिर्माण इकाई में वैगन निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। बहुत सालों से, लगभग 40-50 सालों से एक डिमांड था, रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोच फैक्ट्री हो, अलग अलग डिमांड्स थे। अब एक इंटीग्रेटेड रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजा करने वाले हैं। वरंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। जैसा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वरंगल विकास के लिए भारत सरकार अलग अलग काम किया है। इसमें वरंगल शहर को स्मार्ट सिटी के नाते नरेंद्र मोदी चुना है।
पीएम मोदी का जोर देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर है। इससे स्थानीय रोजगार सृजन और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास में मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ वारंगल से अनुज यादव और बीकानेर से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री बीकानेर वासियों को विकास परियोजनाओं की कई सौगात देने वाले हैं। इस सिलसिले में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बात की बीकानेर से सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर का दौरे पर आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सर, हम देख रहे हैं कि बहुत भव्य तैयारियां हो रही है। देखिए, ऐतिहासिक सभा होने वाली है बीकानेर में प्रधानमंत्री जी की, और जनता भी बहुत उत्साहित है। जिस तरह के विकास के काम हुए हैं पिछले 9 सालों में, उनका लोकार्पण होना, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिनका शिलान्यास होना, शुभारंभ होना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण काम है। तो मुझे लगता है कि ये सभा तो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, मेमोरेबल इवेंट ऑफ बीकानेर। की ऐतिहासिक सभा होने वाली है, जो विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। उसमें ग्रीन कॉरिडोर है, ESI हॉस्पिटल है, जो रेलवे का यहाँ पर स्टेशन है उसका पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी जानी है। तो इन योजनाओं को किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर जो ग्रीन ये कॉरिडोर बन रहा है? अधिकतर बीकानेर सोलर हब बन गया, प्राइवेट सेक्टर में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, और उसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि पावर को कैसे हम स्टोर करें और जहाँ ज़रूरत हो, जिस इंडस्ट्रियल एरिया में ज़रूरत हो, जिस शहर में ज़रूरत हो, उसको कैसे पहुँचाएं। तो जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, इसका हब भी बीकानेर बन रहा है। बनासकांठा से चित्तौड़गढ़, बीकानेर, मोगा, खेतड़ी, भिवाड़ी, तो ये इसका हब बीकानेर है। तो ये बीकानेर के लिए सौभाग्य है कि सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, हर जगह बीकानेर का नाम आ रहा है। पूरा अमृतसर से लेकर जामनगर तक ये कॉरिडोर बन जाएगा। कई शहर राजस्थान के इससे जुड़े हैं, तो एक तरह से कहें जो आर्थिक गतिविधियां वो भी तेज होंगी, कई उद्योग लगेंगे, आवाजाही तो बहुत समय बहुत कम लगेगा। ये रोड है, जो पहले हम बात कर रहे थे वो कॉरिडोर था। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, जो अमृतसर से जामनगर तक जाएगा। इसमें आने जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। जनता को जो समय लगता है उसका आधा समय लगेगा, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उसको सी पोर्ट पे ले जाने के लिए बहुत दिक्कत आती थी, उसके लिए एक रास्ता मिल जाएगा। इसलिए पंजाब का सामान इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हरियाणा का सामान इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, राजस्थान का सामान इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, गुजरात का सामान, इन सबको इसका रास्ते का सुगमता से रास्ता मिलेगा। ये अलग तरह का रास्ता है, और इसके आसपास फिर इंडस्ट्री लगेगी, तो ये कॉरिडोर हो जाएगा। किस तरह से यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर जो बन रहा है, सोलर हब बन चुका है बीकानेर, और तमाम जो योजनाएं जिनकी शुरुआत हुई है उसका फायदा आप देख रहे हैं केंद्र की योजनाओं का राजस्थान को मिल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात लेकर आने वाले हैं बीकानेर में। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बीकानेर। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए चल रहे मतदान के बीच कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबरें मिल रही हैं। कई जगहों पर मतपत्र लूटे जाने, तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबरें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। इस हिंसा में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। कल रात से अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीती 8 जून को पंचायत चुनाव की घोषणा से अब तक कई हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है। आज राज्य की 928 जिला परिषद, 9,730 पंचायत समिति और 63,229 ग्राम पंचायतों की सीटों के लिए करीब 5 करोड़ 67 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। अहमदाबाद और गांधीनगर में जारी अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आज दूसरा एवं अंतिम दिन है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 57 और भारत के 35 शहरों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें 45 महापौर और उप महापौर भी शामिल हैं।
सम्मेलन में भविष्य के लिए वैश्विक शहरी ढांचा तैयार करने पर मंथन हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरीकरण और जलवायु की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल शहरों के निर्माण की आवश्यकता को उजागर किया था। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देर रात 4 दिवसीय क्रोएशिया और उत्तर मैसिडोनिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई। क्रोएशिया में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज क्रोएशियाई विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित डब्रोवनिक फोरम में भाग लेंगी। फोरम का 2023 संस्करण वैश्विक भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र की गतिशीलता और जरूरतों पर केंद्रित होगा। राज्य मंत्री 10 और 11 जुलाई को उत्तर मैसिडोनिया का दौरा करेंगी, जहां वो विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में अपने समकक्षों से मुलाकात सहित द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगी। वो विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी और स्कोप्जे में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगी। वो मदर टेरेसा के मेमोरियल हाउस का भी दौरा करेंगी। भारत के क्रोएशिया और उत्तर मैसिडोनिया के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उत्तर मैसिडोनिया जनवरी 2023 में भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का हिस्सा था। भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि उसका इन लिखित संदेशों, कॉल और संदेशों से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने बताया कि लोगों को कुछ फर्जी फोन नंबर भेजे जा रहे हैं, जिन्हें भारत के विधि आयोग का नंबर बताया जा रहा है। आयोग ने लोगों से आग्रह किया है कि सावधान रहें और सटीक जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर ही भरोसा करें। भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी 14 जुलाई को होने वाली बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच गई है। भारतीय नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है, जिसमें जहाज, पनडुब्बी और हवाई जहाज शामिल हैं। 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर और 72 वायुसेना कर्मी भी परेड में हिस्सा लेने के लिए आज फ्रांस रवाना हो गए। इस टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल कर रहे हैं। समाज की भागीदारी से कितनी भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है टीबी उन्मूलन की दिशा में। समाज के कई लोग आगे आकर निक्षय मित्र बने और सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बने। उन्हीं में से एक हैं पद्मश्री पैरा ओलंपियन डॉक्टर दीपा मलिक। दीपा मलिक से डीडी न्यूज ने खास बात की। केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए समाज के कई सारे लोग, संगठन, इंडिविजुअल लोग सामने आए हैं निक्षय मित्र बनकर। आज हमारे साथ एक खास निक्षय मित्र हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक, जो खेल रत्न, अर्जुन अवार्डी और जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसकी राष्ट्रीय एम्बेसडर भी हैं। डॉक्टर दीपा मलिक, जब आप भी एक टीबी सर्वाइवर हैं और जब आपको टीबी हुआ उसके बाद की एक जर्नी हमें बताएं, साथ ही साथ कैसे आपको प्रेरणा मिले कि जो ये लड़ाई है टीबी के खिलाफ उसमें आपकी भी भागीदारी हो। मैं बहुत छोटी थी, मैं लगभग 5 वर्ष की थी जब मेरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन पाया गया और बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता की, क्योंकि वो मेरे केयर गिवर थे। उन्होंने उस बीमारी को समझा, डॉक्टरों के जितने भी सुझाव रहे उस इलाज को पूर्ण रूप से कराया। मैं देखती थी कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो मिलने नहीं आना चाहते थे, या कभी कभी माँ थक जाती थी अस्पताल के चक्कर काट के, तो लगता था कि कोई और आ जाए दायित्व संभाल ले, तो कहीं पे मेरे को लगता था कि कतराते थे लोग। तो एक तो वो बचपन की मेरी याद रही कि जब मदद के 4 हाथ आगे आते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है किसी लंबी बीमारी को झेलने के लिए। मेरी प्रेरणा शायद वहीं से आई। जब आप निक्षय मित्र बनी और जो आप लोगों ने 10 लोगों को गोद लिया, तो जो पौष्टिक आहार है उनको देने के अलावा क्या बात भी करती हैं आप? बिल्कुल मिलती हूँ, मैं स्वयं भोजन देने जाती हूँ। पौष्टिक आहार का जो हम पैकेट्स तैयार करते हैं, तो महीने में एक बार तो हम रूबरू मिलते हैं, आमने सामने हम बात करते हैं। टेलीफोनिक संवाद भी हम उनसे करते हैं और अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इतने बेहतरीन माध्यम हैं, तो वीडियो कॉलिंग भी मैं करती हूँ। जब कभी मैं बाहर होती हूँ, विदेश होती हूँ, मैं खुद नहीं जा पाती,
तो मैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मिलती हूँ। और एक मेरा प्रयत्न और रहता है कि जिस रिस्पेक्टिव डॉक्टर के तहत वो इलाज ले रहे हैं, तो एक अकाउंटेबिलिटी के चलते कि क्या वाकई वो समय समय पर अपने चेकअप के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो कह देते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं, तो डॉक्टर से भी एक संवाद में रखती हूँ। क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? पॉलिसी मेकर्स को तो बहुत बड़ा धन्यवाद कि इस सोच को उन्होंने समझा, इसके लिए फ्री जांच, फ्री इलाज केंद्र, फ्री दवाई सब तक पहुंचाने की जो एक मुहिम चालू करी है। अगर मैं एक दिव्यांग महिला होकर 10 लोगों का इलाज का बीड़ा उठा सकती हूँ, 10 लोगों की जिंदगी में एक मित्र बनकर उनके पौष्टिक आहार और इलाज का ध्यान दे सकती हूँ, तो मेरा आह्वान है कि कम से कम एक जने का तो निक्षय मित्र हर व्यक्ति बने, तो हम इस जीत को निश्चित 2025 तक भारत को हम टीबी मुक्त बना लेंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश के हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किया गया और इसके तहत हर घर नल जल योजना की शुरुआत की गई है, जिसके दूरगामी परिणाम नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के गुना से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हर घर नल जल योजना का लाभ लाखों परिवारों को मिल रहा है। कभी शुद्ध पानी के लिए दूर दूर तक भटकने वाले हिलागना, हीरापुर और झागर गांव के इन लोगों की जिंदगी में नल जल योजना ने काफी प्रभाव डाला है। अब ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दराज तक नहीं जाना पड़ता, जिससे इनका समय बचता है और इस समय का लाभ वो दूसरे और कामों में कर पाते हैं। वहीं इनके बच्चों को भी अब पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है। गर्मी के समय में टूट जाते, हम पानी नहीं मिलता, वो दूर दूर से लाते भर के। घर नल 3 साल हो गए, तो ऐसे परेशानी तो गई, पानी की समस्या तो नहीं है। पहले 8-15 साल लाते थे, अब खूब घर घर पानी आता है। पहले हम पानी बहुत दूर से लाते थे, गांव में परेशानी होती थी, लेकिन जब से नल जल योजना लगी है, घर घर नल लगे हैं, और तो हमें घर पे पानी उपलब्ध हो जाता है और समय पे पानी मिल जाता है। पहले तो पानी की समस्या ज़्यादा थी, ये सरकार ने नल जल योजना के तहत सुविधा अच्छी हो गई है हमारे लिए, पानी आता है बढ़िया है नलों से। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 427 गांवों में से लगभग 227 गांवों में 81,000 से ज्यादा घरों में नल के कनेक्शन लगा दिए गए हैं। बचे हुए कार्य प्रगति पर हैं। गुना जिले में 2 बेसिकली एजेंसीज काम कर रही है। एक है पीएचई विभाग का भी काम चल रहा है और दूसरा जल निगम भी यहाँ पर 2 बृहद परियोजना है, जिसके माध्यम से घर घर में नल के द्वारा पानी सप्लाई करने का काम कर रही है। तो जो वर्तमान में जो पीएचई विभाग द्वारा जो काम किया जा रहा है, टोटली हमको लगभग 2,10,000 हाउस होल्ड्स को कनेक्शंस देने हैं और पीएचई विभाग ने लगभग 40% का कनेक्शन उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के हर घर में नल से जल पहुंचाने का रखा गया है। जब देश के इन दूरस्थ गांवों में ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी दिखती है, तो लगता है कि जल्द ही ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। गुना से राजेंद्र राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भनिरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया
तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना बेरोजगार युवकों द्वारा अपनी व्यवसाय शुरू करने में काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत जहां आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं, वहीं केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। आइए देखते हैं केरल के इडुक्की से ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए वरदान साबित हो रही है। केरल के इडुक्की में रहने वाली निम्मी मारिया जिम्मी मात्र 21 वर्षों में डैम हिल क्विल फार्म नाम से मुर्गी पालन का उद्योग सफलतापूर्वक चला रही हैं। उन्होंने जब पोल्ट्री फार्म शुरू किया तब उन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत थी। बैंकों द्वारा उन्हें पीएमईजीपी के तहत ऋण स्वीकृत हुई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ऋण पर 35% की सब्सिडी भी मिल रही है। पीएमईजीपी मुझे फेडरल बैंक की इडुक्की शाखा से पीएमईजीपी के तहत ऋण प्राप्त हुआ है। एक महिला होने के नाते मुझे ऋण पर 35% की सब्सिडी भी मिलती है। ये योजना युवाओं के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत उपयोगी है। मेरा व्यवसाय बहुत सहजता से चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को उनका अपना व्यापार शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इडुक्की से एंथनी मुनियारा और ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के दौरान कुल वर्षा में 7% की कमी रही है। विभाग ने 1 जून से 5 जुलाई तक कुल वर्षा के विश्लेषण में कहा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 17% और दक्षिणी भाग में 32% कम वर्षा हुई है। हालांकि इस दौरान देश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा में 37% की उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह मौसम ने करवट ली। तड़के हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में सुबह से बारिश हुई। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। सुबह सुबह हुई बारिश होने के कारण कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव भी देखने को मिल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण शहर के मोहल्ला प्रीतम नगर, पैपटपुरा लाइन पार, चक्कर की मिलक समेत निचले स्थानों पर बसी कई कॉलोनियों की सड़कों पर जलभराव हो गया है। कई सड़कों पर पानी भरा रहने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं राजस्थान में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर में कल शाम को जमकर बारिश शुरू हुई तो जोधपुर, उदयपुर संभाग के कई जिलों में बीती रात से लेकर आज सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी है। इन जिलों में 3 से 4 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने राज्य में 10 जुलाई तक सूबे के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के जीत का सिलसिला जारी है। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की गाओ फैंजी को 21-13, 21-7 के सीधे गेम में शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की, जहां आज रात उनका सामना जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ होगा।
वहीं पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन भी अपना मुकाबला जीतने में सफल रहे। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के जूलियन कैरेगी को 21-8, 17-21, 21-10 से शिकस्त दी। लक्ष्य अब सेमीफाइनल में जापान के केंटा निशिमोटो से आज रात भिड़ेंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का तीसरा मुकाबला हेडिंगले में खेला जा रहा है। शुक्रवार को मैच के तीसरे दिन खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 142 रन की हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत दूसरी पारी में खराब रही। ओपनर डेविड वार्नर फिर से इस सीरीज में फेल हो गए। उन्हें स्टुअर्ट ब्रॉड ने जैक क्रॉली के हाथों कैच कराया। वार्नर ने 5 गेंद पर 1 रन बनाया। वहीं टेस्ट क्रिकेट में 17वीं बार स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर आउट हुए। मार्नश लाबुशेन 77 गेंद पर 33 रन बनाकर मोइन अली का शिकार बने। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में अपने पहले दिन के स्कोर 3 विकेट पर 68 रन से आगे खेलने उतरी। वो 237 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स ने शानदार 80 रन की पारी खेली। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। जोकोविच ने तीसरे दौर के मुकाबले में स्विट्जरलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका को 6-3, 6-1, 7-6 के सीधे सेट में पराजित करके ये उपलब्धि हासिल की। जोकोविच का अब अंतिम 16 में सामना ह्यूबर्ट हुरकाज से होगा। हालांकि ब्रिटेन के एंडी मरे दूसरे दौर की बाधा को पार करने में कामयाब नहीं हो सके। मरे को ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास ने बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं रूस के आंद्रे रुब्लेव को जीत का सिलसिला जारी है। रुब्लेव ने तीसरे दौर के मुकाबले में बेल्जियम के डेविड गॉफिन को 6-3, 6-7, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। उधर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने भी जीत के साथ खुद को आगे बढ़ाया। अल्कराज ने दूसरे दौर के मैच में फ्रांस के अलेक्जेंडर मूलर को 6-4, 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। वहीं महिला एकल वर्ग में पोलैंड की इगा स्वांतेक ने अपनी जीत की लय को बरकरार रखा। स्वांतेक ने तीसरे दौर के मैच में क्रोएशिया की पेट्रा मार्टिस को 6-2, 7-5 से हराया। उधर यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना भी तीसरे दौर का मुकाबला जीतने में सफल रहीं। स्वितोलिना ने तीसरे दौर के मैच में अमेरिका की सोफिया कैनिन को 7-6, 6-2 से हराया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान विज्ञान संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर।